गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का सोशल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल क्लास में हम सीमांत वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू नाउ अबाउट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका मीनिंग करेंगे। एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इसके क्या है, जो हमारे को फैसिलिटीज़ मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जो हमारा सामाजिक वर्ग है, इसमें हम सीमांत वर्ग के बारे में जानते हैं। अगर हम देखते हैं तो हमारा जो भारत है प्राचीन काल से ही इसमें क्या रहा है, विविधतापूर्वक रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, पिछड़े वर्ग, ठीक है, तो बहुत सारी, ये इसलिए विविधतापूर्वक इसको कहा गया है। तो विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों की यहाँ पर बहुत सारी विशेषता है। प्राचीन काल से अगर हम देखते आ रहे हैं कि वहाँ पर हमारे टाइम में प्राचीन समय से ही बहुत सारी हमारा जो क्या कहते हैं समाज था, वो कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में। ठीक है बेटा, तो हमारे 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबसे जो ज़्यादा सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था, और जो शूद्र था उनको सबसे डाउन समझा जाता था। तो उनको सिर्फ उनकी सेवा के लिए ही रखा जाता था, जो उनकी उच्च जाति हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, हमारे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ की इन जातियों और पिछड़ी जातियों को आगे लाया जाए। तो कैसे लाया जाएगा, इनके लिए फैसिलिटी दी जाए, इनको भी क्या है, जो दूसरी जातियाँ हैं, जो उच्च वर्ग हैं, उनके अकॉर्डिंग जीने का अधिकार इनको भी मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे सिफारिशें की गई हमारी, ठीक है, इन जातियों की तरफ से। तो ये जातियाँ हमारी, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम मीनिंग क्लियर करते हैं कि अनुसूचित जातियों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। अनुसूचित जातियाँ होती क्या हैं, ठीक है, कि अगर हम पहले भारत में क्या थी, कुछ ऐसी जातियाँ होती थी जो अछूत कहलाती थी। ठीक है, अछूत समझते हो ना बेटा, कि जिनसे दूर रहते थे लोग। ठीक है, तो वे जातियाँ जो थी जिनको हम अछूत कहते थे, वो छूने मात्र से ही अन्य जातियों के लोग स्वयं को अपवित्र समझते थे, कि उनके छूने मात्र से ही। तो उसके बाद कानून 1935 में जो हमारा भारत सरकार ने इन अछूतों के लिए क्या करा, कि इनके लिए विशेष सुविधाएं प्रदान इनको की गई कानून के अकॉर्डिंग, ताकि जो अछूत इनको मानते हैं तो ये सब उनके लिए दूर कर दिया जाए ऐसी बातें। तो इसके लिए, इनकी सुविधाएं देने के लिए इनको अनुसूची तैयार की गई है। ठीक है, और इसमें लगभग 429 जातियों के लगभग मतलब 6 करोड़ लोग शामिल थे। ठीक है, और इन सूची में सम्मिलित होने के कारण ही ये जातियाँ कौन सी अनुसूचित जातियाँ कहलाई। ठीक है, क्योंकि इनको अनुसूचित में सम्मिलित किया गया था। सेकंड है आपके पिछड़े वर्ग। ठीक है, पिछड़ा वर्ग क्या होता है, या उनके बारे में रूढ़ि युक्तियाँ। रूढ़ि युक्तियों का मीनिंग हमने पहले वीडियो में बनाया था, उसमें आपको बता दिया गया है। जो पिछड़ा वर्ग है, वैसे तो अगर हम बताएं, इसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम क्या है, इसको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू हम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भारत में थोड़ी सी जो जातियाँ थी, उनको छोड़कर अन्य जातियों के लोग क्या थे, पिछड़े वर्ग के श्रेणी में आते थे। ठीक है, इन वर्गों की जो आर्थिक स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इन आर्थिक स्थिति से इनको क्या हुआ, पिछड़ा हुआ माना जाने लगा। तो इसी प्रकार से ही जो सामाजिक दृष्टियों में अगर हम कहते हैं, स्त्रियों की दशा भी क्या थी, पिछड़ी हुई, जो हम पहले देखते हैं, पिछड़ी हुई दशा थी। तो इस प्रकार, लेकिन जो भारतीय संविधान की धारा 341 और 342 के अकॉर्डिंग इनका संबंध जो अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों से हुआ। ठीक है, जिन्होंने हिंदुओं के द्वारा जो अछूत कहा जाता था, इसके अतिरिक्त और भी ऐसी जातियां थी जो अल्पसंख्यक क्या होते हैं, जो संख्या में अल्प हो, अल्प मतलब कम हो, उनको बोला जाता है अल्पसंख्यक। तो मुसलमानों को भी इसमें सम्मिलित किया गया कुछ। तो इस प्रकार इनके लिए बहुत सारे शैक्षिक कदम उठाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, और इन्हें सबको, पिछड़े वर्गों की अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, अल्पसंख्यक, ये सभी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार ये जो जातियाँ हैं, इन्हीं को ही पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको क्लियर हो गया। इसमें उसके बाद हमें बताना है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस टू प्रोवाइडिंग स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, कि सीमांत वर्गों के लिए जो शैक्षिक सुविधाएं दी गई, व्यवस्था करने की आवश्यकता और महत्व क्यों हुआ। ठीक है, इसका हमें महत्व, जो हमने ये इनको फैसिलिटी दी, पहले हम
ये जस्ट हम बात कर लेते हैं कि इनका महत्व इनको क्यों दिया गया, क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए, क्योंकि हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सबको समान अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सबके समान है। तो सभी को प्रजातंत्र की सफलता को बढ़ावा देने के लिए इनको हमने फैसिलिटी दी, ठीक है। और क्या है, शिक्षा जो हमारा मूलभूत अधिकार है, हमारा एजुकेशनल इज फंडामेंटल ह्यूमन राइट, तो इसको भी अपनाने के लिए हमने इनको बहुत सारी फैसिलिटीज दी। नेक्स्ट है टू मेक सोशलिज्म ए सक्सेस, समाजवादी व्यवस्था की सफलता के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए, और क्या है, सबके लिए समान शिक्षा। देखिए हमारे जो देश में EFA एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा का क्या है, प्रस्ताव किया गया है। इसमें क्या है, किसी के साथ भी कोई भी जाति, धर्म, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान शिक्षा लेने का अधिकार है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे देश में अडल्ट एजुकेशन भी स्थापित की गई। अडल्ट एजुकेशन पता है ना, प्रौढ़ शिक्षा, कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड वाला करेंगे, एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड टू शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास, कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जो प्रदान की गई शैक्षिक सुविधाएं और उनको जो प्रोत्साहन दिया गया उसके बारे में, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियां और जो हमारी जनजातियां हैं वो आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए उपाय इनके किए गए, ठीक है। तो इसके लिए जो कुल जनसंख्या में इन वर्गों को जो इन वर्गों को देखते हैं हम, तो केंद्र और राज्य सरकारों ने क्या किया, इनकी नौकरियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आप लोगों को पता होगा, इनकी जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां, इनको आरक्षण दिया गया है, ठीक है, कि एक्स्ट्रा इनके लिए सीट्स रखी गई हैं। अगर जनरल की बात करते हैं और इनकी बात करते हैं, तो इनके लिए आरक्षण इनको दिया गया है, जो कि आप सभी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इनको इंसेंटिव्स, कुछ प्रोत्साहन भी दिया गया है, और इनके लिए क्या है, इनको जो शिक्षा है उससे वंचित ना रहे, इसके लिए इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए इन वर्गों को, जो बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है, तो इस शिक्षा के अतिरिक्त, ताकि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रह सके, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आप देखिए कि जो इनको विद्यालय में खाने के लिए फ्री मिलता है, मिड डे मील से, ठीक है, अकाउंट्स में पैसे भी डाल देते हैं इनके, फ्री शिक्षा मिलती है इनको, फ्री एजुकेशन मिल रही है, ड्रेसेस फ्री मिल रही है, बैग, स्कूल बैग्स, बुक्स, ये सब इनको फ्री मिल रहा है, ताकि ये क्या है, पिछड़ी जाति की, अनुसूचित जाति के लोग भी नॉर्मल जो जनरल क्लास है उनके साथ ही कदम से कदम मिलाकर चलें, ठीक है। और क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, देखिए स्कूलों में जो शैक्षिक सुविधाएं हैं, जैसे विद्यालय आदि की भी सुविधा प्रदान की गई है, कि उसमें जो भी इनका ध्यान रखा जाए। अगर हम जनरल बात करते हैं, कि अगर उदाहरण लेते हैं कि अन्य लोगों के लिए तो 500 जो बच्चे हैं, 500 की आबादी में, अब जैसे मान लीजिए छोटे छोटे गाँव होते हैं, तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था की गई है। जो जनरल बात करते हैं उसमें 500 आबादी वाले जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर विद्यालय खोला गया है। लेकिन अगर हम अनुसूचित जातियों के लिए बात करते हैं, तो इनको 300 आबादी वाले जगह पर एक विद्यालय खोला गया है, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई है, ठीक है बेटा। और क्या दिया गया है, इनको किसी भी व्यावसायिक या जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश के लिए, जनरल के लिए 50% अंक ज़रूरी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 50% अंक है जनरल के लिए ज़रूरी है। बीएड में एडमिशन लेने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% नेसेसिटी है, लेकिन जो ये है आपकी अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, इनके लिए 45% है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इनको सुविधाएं दी गई ताकि ये भी जातियाँ आगे बढ़ सके। और क्या है, इन वर्गों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, जो स्कॉलरशिप दिया जाता है। अभी भी आपको पता है कि बीएड में जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए पीछे से गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चियाँ
उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, तो ऐसी बहुत सारी उनको यूनिफॉर्म्स, निःशुल्क जो पुस्तकें हैं, पाठ्यक्रम जो उनका करिकुलम, उनको वो भी अच्छे से बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, भोजन की व्यवस्था, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट की तरफ से ही किया गया है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविज़न मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ दीज क्लासेस, कि संविधान की तरफ से इनको क्या, अब जो संविधान है हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने अलग अलग एक्ट में अलग अलग इनकी व्यवस्था की गई है, किसी अनुच्छेद में कुछ और किसी अनुच्छेद में कुछ, तो बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ दी गई है। अगर हम बात करते हैं उसमें से, तो अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग सभी नागरिकों को अवसर की जो समानता है वो प्रदान की गई है। 17 के अकॉर्डिंग जो छुआछूत है को दूर करके इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगर हम अनुच्छेद आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो राज्य जो हमारा पोषित है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त होगी और शिक्षा संस्थान में जो प्रवेश करने के लिए कोई भी अगर नागरिक है उसके साथ धर्म, लिंग, जाति आदि वंश किसी के साथ भी इनके साथ कोई भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, और ना ही कोई भेदभाव किया जाएगा। नेक्स्ट है 46, आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, इन वर्गों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत सारी इनको फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ठीक है, और क्या कहा गया है कि जो राज्य पिछड़े वर्ग हैं या विशेष वर्ग से अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए जो शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगी और सब प्रकार की इनको जो भी शोषण इनके साथ किया गया है उस शोषण से इनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, ये तो था हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हमारी नई शिक्षा नीतियाँ, रिकमेंडेशंस मेड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज इसी में ही आ जाएगी जो मैंने गवर्नमेंट की तरफ से बताई है, आपको फैसिलिटीज़ मिली है। ठीक है, तो इनको क्या क्या मिला है, इधर से इनको क्या मिला है, जो निर्धन परिवार हैं को अपने बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के लिए नियमित रूप से विद्यालय में भेजने के लिए प्रोत्साहन किया गया है। आपने देखा होगा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रह सके एजुकेशन से। और अब अभी मैंने बात की है कि 500 की जहां आबादी वाले क्षेत्र हैं उनके पास उस मतलब जो वो है जगह पर एक विद्यालय खोला जाएगा, ज़रूर नेसेसिटी है, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रह जाए पढ़ने से। ठीक है, इसके बाद है इन जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो टीचर्स बनते हैं, आगे जो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं टीचर बनने के लिए, उसके लिए भी इनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, जिला केंद्रों पर इस वर्ग के बच्चों के लिए क्रमिक रूप से छात्रावास की सुविधाएं भी दी जाएंगी। ठीक है, स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, इनको रहने के लिए भी इनके लिए व्यवस्था की जाएगी। और क्या है, स्कूल, भवन और एडल्ट एजुकेशन आदि के जो केंद्र हैं वो भी खोले जाएंगे और इनका सुविधाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या शिक्षा नीति के लिए जो प्रावधान किया गया है, इनके लिए जो आदिवासी क्षेत्रों में विद्यालय खोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। जो जो वासी होते हैं ना उस क्षेत्रों में भी आरंभिक वर्षों में जो वो आदिवासी हैं उनके बच्चों के लिए जो उनकी भाषा है उसी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही अलग होती है जो आदिवासी होते हैं। तो उनको किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी, उन्हीं की भाषा में। और क्या बताया गया है कि शिक्षित जो प्रतिभाशाली युवकों को इन जातियों से संबंध जो रखते हैं प्रशिक्षण देकर उनके क्षेत्र में शिक्षक के रूप में भी कार्य को प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेष जो कार्यक्रम चलाए जाएंगे इनके लिए, ताकि जो आदिवासी जाति हैं वो छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। ठीक है, पिछड़े ना जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डेबर आयोग की सिफारिशें, रिकमेंडेशंस ऑफ डेबर कमीशन। तो ये सारी बहुत सारी जो समितियां हैं इन सभी के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बताना है। ठीक है, नेक्स्ट में लेबर समिति में क्या कहा गया है, 1960 और 61 में बनी थी ये कमीशन का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था अनुसूचित जातियों की समस्याओं का पता लगाकर उनको शिक्षा का उसमें प्रचार करना और सुझाव देना। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या किया, बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना
कि आवासीय मतलब जहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल्स भी होते हैं, ताकि जो बच्चे बहुत दूर से पढ़ने आते हैं उनको हॉस्टल्स की सुविधाएं दी जा सकें। ठीक है, तो इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में विस्तार करने के लिए इनको क्या क्या दिया गया सिफारिशें, इन जाति के बच्चों के लिए शिल्प की कौशल की व्यवस्था की शिक्षा दी जाए। जैसे बच्चा कुछ ना कुछ अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीख जाता है। ठीक है, जैसे अब बेसिक एजुकेशन का ट्रेंड दोबारा से आ गया है, उसी प्रकार से कौशल की शिक्षा दी जाए इनको। इन जातियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की भी आवास की सुविधाएं सहित अन्य भत्ते भी दे जाए, साथ साथ टीचर को भी फैसिलिटी दी जाए। ठीक है, क्योंकि टीचर भी कई बार क्या होता है बहुत दूर से होता है, तो उनके रहने की व्यवस्था और उनको एक्स्ट्रा भत्ता भी देना जाए। और क्या है, निःशुल्क जो बुक्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, लेखन सामग्री और दोपहर का भोजन, जैसे अभी हमने पीछे किया था डेबर उसमें, तो ये सभी इसमें भी फैसिलिटी बच्चों को दी जाए। प्राथमिक स्तर पर जो इनकी शिक्षा है वो इनकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा सबकी बहुत सारी चेंज होती है। अगर हम देखते हैं हमारी जो भाषाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है, मान्यताएं सिर्फ 22 भाषाओं को ही है हमारी। ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जिनको मान्यता मिले, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। उसके बाद इनको जो मुख्य शैक्षिक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया गया छात्रवृत्तियों का, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियों की सुविधाएं वगैरह दी गई, वर्गों की शिक्षा, इनके ऊपर व्यय बहुत किया गया। और उसके बाद अदर मेजर्स, अन्य प्रयास भी इनके साथ साथ किए गए। अन्य प्रयास किया गया मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन था, उन्होंने शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित अल्पसंख्यक आदि में शिक्षा का प्रसार किया। और क्या किया, जो हमारी ढक्कर बापा 1932 में जो निर्देशित हरिजन सेवक संघ जो बना था, गठन किया गया था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारी जो शाखाएं हैं वो विभिन्न देश भर में खोली। और इन्होंने बहुत सारी जो छात्रवृत्तियां हैं, छात्रावास चल रहे हैं, उनके लिए बहुत सारा जो कहते हैं ना कि सुविधाएं प्रदान की उनको। और जो हमारी हरिजन औद्योगिक गृह दिल्ली में हरिजन औद्योगिक विद्यालय एवं छात्रावास है, उसमें हरिजन औद्योगिक जो स्कूल्स हैं उसमें कांजीवरम आदि का मेन रोल निभा रहे हैं। और इन्होंने इस संघ की जो हरिजन लड़कियां हैं उसके लिए भी बहुत सारी शिक्षा संस्थाएं चलाई इन्होंने। ठीक है, तो लास्ट में हम कंक्लूजन में डालेंगे कि जो हमारी उपयुक्त हमने विवेचन किया है उसमें हमारी अनुसूचित जातियां जो पिछड़े वर्ग की, इसकी शिक्षा का प्रसार के लिए, इनके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए हमने सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे गवर्नमेंट ने हमारे प्रयास किए हैं, ताकि ये क्या है, इनको विशेष प्रोत्साहन दिया जाए इन जातियों और जनजातियों को। ठीक है, और इस बात पर बल दिया गया कि इनमें जागरूकता लाई जाए और वे अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति अधिक सचेत हो जाएं। और यही कारण है कि जो हमारी ये जातियां हैं और प्रशासनिक सेवाएं इनको जो मिली हैं, वो व्यावसायिक शिक्षा के प्रति उनका रुझान और भी बढ़ जाए। ठीक है बेटा, ताकि आगे सभी अपनी जीविका कमा सकें। लास्ट में हम यही करेंगे कि यदि सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर इनको हम सहयोग से कार्य दिए जाए तो जल्द ही जल्द ये निरक्षरता की जो हमारे देश में कमी है इन जातियों की, तो वो पूरी हो जाएगी और हमारा देश उन्मूलन की ओर, सफलता की ओर बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की थी हमारी सीमांत वर्गों की, जो हमारा सामाजिक वर्ग है। तो ठीक है बेटा, इसमें आपको पता चल गया कौन कौन सी सोशल क्लासेस में कौन कौन सी जातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं। जो हमारा अल्पसंख्यक है वो क्वेश्चन हम अलग से करेंगे, इसमें अनुसूचित जातियां, जनजातियां और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, मेन इसमें हमने 2 ही लिए हैं। जो अल्पसंख्यक वाला क्वेश्चन है वो अलग से सेपरेट से करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया। इसको 1 बार 2 बार पढ़िए, वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।